हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी में डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं और आप चैनल पे हमसे ज़्यादा जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। डेली करंट अफेयर्स के अलावा आपके शॉर्ट्स भी रहते हैं, क्विज़ेस भी रहती हैं और हमारी मंथली मैगजीन्स की 3 सीरीज हैं। और आप हमसे चैनल पे जुड़िए और व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे जो मंथली मैगजीन्स हैं, जो हमारी फटाफट सीरीज हैं, उनको भी पा सकते हैं। और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए जो मैगजीन्स हैं काफ़ी बेनिफिशियल है। यूपीएससी के एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के बनाया है और टॉपिक वाइज इसमें डिटेल एनालिसिस रहता है। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे न्यूज़पेपर्स रहते हैं उनमें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। 98 अकेडमी अवार्ड्स जो है वो भी होने वाले हैं, तो इसमें प्रियंका चोपड़ा जो है वो भी एज अ प्रेजेंटर जो है वो रहेंगी। ठीक है, इसकी जो है वो भी इन्होंने घोषणा मतलब किया है। अकेडमी अवार्ड्स या जिसको हम ऑस्कर्स कहते हैं, सिनेमा में एक्सेलेंस के लिए इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है। और ये अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज है, उसके द्वारा हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड माने जाते हैं। अब चूंकि 8 मार्च को कल वुमेन्स डे है, तो जैसे कल भी वुमेन से रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स निकले थे। आज भी वुमेन इश्यूज से रिलेटेड है। अब जैसे वुमेन के जो राइट्स हैं और क्या क्या उनके चैलेंजेस हैं इंडिया में, जैसे एक आर्टिकल में बताया गया था कि लीगल रिफॉर्म्स हुए तो हैं काफी सारे, जिनके तहत जो महिलाएं हैं उनको इनहेरिटेंस राइट प्रोवाइड किए जाएं, मतलब इक्वल। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को भी कोई बहुत ज्यादा गेन जो है वो नहीं हुआ है। ज्यादातर जो लैंड और प्रॉपर्टी है वो मैन के नेम पे ही रजिस्टर्ड होती है, रूरल एरियाज में भी। और सोशल नॉर्म्स हैं, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सिस्टम चला आ रहा है। लीगल अवेयरनेस नहीं है, काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर हैं जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं उनको प्रॉब्लम है और उनके पास जो है वो किसी तरह के अधिकार नहीं है। जमीन जायदाद उनके नाम पे, ओनरशिप नहीं है उनके पास। और जिसकी वजह से जैसे अब उनके पास लैंड वगैरह नहीं है, टाइटल्स नहीं है, तो इसलिए जो महिलाएं हैं उनको अगर क्रेडिट चाहिए या लोन चाहिए, क्रॉप इंश्योरेंस, तो इसमें इरिगेशन स्कीम्स का बेनिफिट चाहिए, या अगर अदर एग्रीकल्चर सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए भी इनको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कोई एसेट जो है वो वुमेन के नाम पे बहुत अभी कम है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, जो कल्टीवेबल लैंड है बहुत ही लो है, मतलब बहुत ही कम महिलाएं हैं जिनके नाम पे खेती बाड़ी जमीन ये सारी चीजें हैं। तो इसमें एक बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा इंडिया में महिलाओं में अभी भी मेल न्यूट्रिशन की बहुत समस्या है, महिलाओं में गर्ल्स में ज्यादा है। एनीमिया ज्यादा है, डिफिशियंसी ज्यादा है, जिसके वजह से जो है वो काफी हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो उसमें था कि जो इंटरनेशनल वुमेन डे है, सिर्फ एक सिंबल के तौर पे नहीं होना चाहिए कि महिलाओं को एक रिकॉग्निशन दिया जाए, लीगल राइट्स दिए जाए, मतलब एज अ फार्मर्स या उनके लैंड वगैरह का उनके पास जो है वो राइट होना चाहिए। इसको हमें जो है वो एक्शन लेना होगा, ताकि ये अपनी जो राइट ऑफ फूड है, जो राइट ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको जो है वो क्लेम कर सके, डिग्निटी के साथ रह सके। साथ ही साथ उनको अब जैसे एआई का यूज बढ़ा है, तो किस प्रकार से एआई का यूज किया जाए, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुई है उसको यूटिलाइज करके महिलाएं जो है वो आगे बढ़ सके, तो इस पे काम होना चाहिए। फिर वुमेन के इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, इस पे एक आर्टिकल था। काफी सारी स्कीम्स के नाम इसमें एक ही बार में बता दिए, तो ये थोड़ा सा इजी भी रहेगा लर्न में। और अगर इसे महिलाओं पे आ जाए कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि काफी सारी योजनाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं। अब जैसे इसमें बताया गया कि सुकन्या समृद्धि योजना, ये कब लॉन्च हुई? 22 जनवरी 2015 को। ये बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत जो ये लॉन्च हुआ था। और इसके तहत जो गवर्नमेंट सेविंग स्कीम इसको प्रोवाइड किया गया, ताकि जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी फ्यूचर नीड के लिए उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके, उनकी शिक्षा के लिए, उनके मैरिज के लिए। और इसमें इंटरेस्ट रेट काफी हाई रखा गया है, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है।
फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये एक प्रमुख प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। और इसके तहत जो रूरल वुमेन है, इनको जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सपोर्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा जो ट्रेन महिलाएं हैं, जैसे कि बैंक सखीज हैं, इनको भी वो किया जा रहा है, डिप्लॉय किया जा रहा है, ताकि ये महिलाओं में अवेयरनेस बढ़ा सकें। इसके अलावा कृषि सखी हैं, पशु सखी हैं, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड और लाइफ स्टॉक से रिलेटेड जो है वो एडवाइस देती हैं, अवेयरनेस बढ़ाती हैं, किस प्रकार का हेल्थ न्यूट्रिशन होना चाहिए, सैनिटेशन कैसा होना चाहिए, ये इसके लिए है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसके तहत जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जैसे फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करने में, पेस्टिसाइड्स के स्प्रे करने में और एक सस्टेनेबल इनकम प्राप्त करने में टेक्नोलॉजी का यूज करके उनका जो वो है वो बेहतर हो सके। लखपति दीदी प्रोग्राम, ये भी एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स हैं, उसमें कैसे इनको डिफाइन किया गया है कि जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनकी जो वार्षिक जो आय है हर हाउस होल्ड की, वो 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, और वो अपनी जो जीवन है उसको बेहतर तरीके से जी सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके। फिर इसके अलावा यूनियन बजट 26-27 में महिलाओं के लिए शी मार्ट घोषणा की गई कि बनाया जाएगा। ये कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट रहेगा हर डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें जो महिलाएं हैं, जो रूरल एरियाज में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उनको ये रिटेल आउटलेट्स में पहुंचाएंगे, शी मार्ट्स में, ताकि इनका और भी जो है वो बेहतर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, उनके प्रोडक्ट जो है वो बिक सके। ठीक है, तो उनके लिए वो बेनिफिशियल रहे। इसके अलावा वुमनिया इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया गया था 14 जनवरी 2019 को। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंतर्गत जो है लॉन्च किया गया था। और इससे जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है माइक्रो स्मॉल और एंटरप्राइजेस में, उसको बढ़ावा दिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को में बढ़ावा दिया गया है। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। इसके तहत कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किया जाता है महिलाओं को 10 लाख तक का। इसमें कई सारी कैटेगरी हैं, है ना? और बेहतर करते जाने पे उनका जो रेटिंग है वो बढ़ता जाता है, और उनके मतलब ग्रोथ जैसे जैसे होती है, तो उससे उनको और बेनिफिट मिलता है। फिर मुद्रा है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अंडर पीएम, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। तो इसका मतलब यही है कि महिलाओं को हर तरह से फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट किया जाए। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को। ये एक नेशनल मिशन है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसके लिए जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, उनको जो है वो एक्सेसिबल बनाया गया, और ज्यादातर जो महिलाएं हैं उस इसमें जो है वो उनको बेनिफिशियरी हैं। फिर 2020 में पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च हुई। इसके तहत भी जो महिलाएं हैं जो कि कोविड-19 में ज्यादा प्रभावित हुई, स्पेशली उनको भी टारगेट किया गया, स्ट्रीट वेंडर जिनको लोन वगैरह प्रोवाइड किया गया। ये सारी स्कीम जो है वो वुमेन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये मेंस में इसको ऐसे राइटिंग में भी आप जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर अभी प्रेसिडेंट ने काफी सारे जो गवर्नर्स हैं उनका जो है वो मतलब अपॉइंटमेंट हुआ है। तो एक से इंफॉर्मेशन थी, जैसे पीसीएस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। अब शिव प्रताप शुक्ला, इनको गवर्नर बनाया गया है तेलंगाना का, ये पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। जिष्णु देव शर्मा, इनको महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। नंद किशोर यादव, ये पहले जो बिहार असेंबली के स्पीकर थे, इनको नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन है, इनको बिहार का गवर्नर बनाया गया है। आर एन रवि, ये तमिलनाडु के गवर्नर थे, और इनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनको जो है वो एडिशनल वो था, तो फंक्शन कर रहे थे ये एज अ गवर्नर ऑफ तमिलनाडु भी, तो इनको उससे जो है अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिर इसके अलावा वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे सीवी आनंद बोस, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है।
कविंदर गुप्ता को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख बनाया गया है। अ, नहीं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लद्दाख के। इनको जो है वो हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। और विनय कुमार सक्सेना, इन्हें अब जो है वो ये एलजी थे दिल्ली के, इन्हें जो है वो लद्दाख भेज दिया गया है। और इसके अलावा तरनजीत सिंह संधू, ये फॉर्मर डिप्लोमेट है, इन्हें दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। तो ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है। फिर अभी एक लेडी है, इनका है नाम दीपाली दास। ये इनको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट किया गया है। ये बांग्लादेश की में बॉर्न महिला थी, 60 इयर्स ओल्ड की हैं। और ये पहली ऐसी पर्सन है जिनको इंडियन सिटीजनशिप मिला है आफ्टर स्पेंडिंग, मतलब ये 2 साल तक जो है वो डिटेंशन कैंप में रही, आसाम के बाराक वैली में। फिर इसके बाद जो है वो इनको जो है वो एक नॉन सिटीजन डिक्लेयर गया था बाय फॉरेन ट्रिब्यूनल्स। ठीक है। और का मतलब तो ये पहला ऐसा केस है। इनका नाम याद रखना कि पूछ दे कि नाम से भी कभी कभी पीसेस वगैरह में पूछ सकते हैं। उनको सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड किया गया है। और वो इनको एक सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन जो है वो दिया गया है। और इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसकी जो कंडीशंस थी उनको फुलफिल किया, उसके बाद इनको ये प्रोवाइड किया गया है। तो बस इनका नाम है ना, क्योंकि पहली महिला है जिन्होंने डिटेंशन सेंटर में भी काफी साल जो है वो स्पेंड किया, उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया। फिर केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये दोनों जो स्टेट्स हैं ये सोशल मीडिया बैन करने जा रहे हैं बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं उनपे मोबाइल फोन का जो यूज है उनका काफी बढ़ गया है, उसकी वजह से काफी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसके पहले हम देख चुके हैं, पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया सोशल मीडिया, जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। तो कर्नाटका का है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ये बैन करेंगे सोशल मीडिया। आंध्र प्रदेश के सीएम ने कहा है कि ये 13 साल से कम उम्र के बच्चों पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगेंगे। तो ये काफी एक डिबेट भी चला आ रहा है कि कितना इसका इम्पैक्ट हो क्वालिटी है इसकी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन चूंकि हर जगह ये देखने को मिल रहा है कि काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे सोशल मीडिया का, उसकी वजह से ग्लोबल ये कंसर्न है। रिसेंटली अभी न्यूज आई थी कि यूके की गवर्नमेंट भी ऐसा एक्ट लाने वाली है। फ्रांस में, स्पेन में और भी सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे इस तरह के जो है वो सिस्टम जो है वो सोशल मीडिया बैन जो है वो लेके आ रही है गवर्नमेंट्स। तो ये तुम्हारा ये भी इम्पोर्टेंट ही रहेगा क्योंकि सोशल इश्यूज से रिलेटेड है ये। तो ये मेंस में तो आ सकता है। ठीक है। फिर नेपाल, नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है। ये एक नई पॉलिटिकल एंटिटी है। और अभी ये जो नेपाल में जेनजी का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसके तहत जो काफी विवाद हुआ था, वो उसी में जो है वो इन्होंने बना था। और इन्होंने जो नेपाल की पॉलिटिक्स है इसको पूरा बदल दिया है। और अब इन्होंने इलेक्शन में भारी इनकी जीत हासिल हुई है। और बालेंद्र शाह है, ये एक पॉलिटिशियन है। पहले ये एक रैपर हुआ करते थे जिन्होंने जेनजी मूवमेंट में काफी प्रमुख भूमिका निभाई। तो माना जा रहा है कि यही जो है ये प्राइम मिनिस्टर अब बनेंगे नेपाल के। ये काफी यंग एज है, 35 एज के हैं ये। ठीक है। और ये जो अभी इन्होंने अपना भी जो इलेक्शन है वो जीत जीत लिया है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है, नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी है, न्यू पॉलिटिकल पार्टी है। और इन्होंने इलेक्शंस जीते हैं। फिर तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट वुमेन फायर फाइटर्स रिक्रूट करेगी। और इसके लिए जो इनका सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, इन्होंने प्रक्रिया जो है वो पूरी स्टार्ट ये करने वाले हैं। इसमें प्राइमरी सिलेक्शन होगा, फिजिकल टेस्ट वगैरह होंगे, रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद जो महिलाएं हैं उनको एज अ फायर ऑफिसर जो है वो नियुक्त किया जाएगा, इनको पूरी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और इसमें जो नए रूल हैं इसके तहत जो है वो 33% रिजर्वेशन रहेगा वुमेन के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में फॉर स्टेशन फायर ऑफिसर और फायर फाइटर पोजीशन। ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से जो इस तरह की सर्विसेज हैं उनमें इनमें महिलाओं को ले आया जाएगा। फिर इंडियन एयरफोर्स का सुकोई 30 MKI फाइटर जेट है, ये क्रैश कर गया इंगलोंग इकोपी हिल में।
और ये जो है वो असम के कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के में एक सब डिवीजन आता है, वोकाजान। वहां पे ये क्रैश हुआ है और इसमें दो जो पायलट्स थे उनकी मृत्यु हो गई है। सुकोई 30 की बात करें तो ये काफी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट फ्लीट का, और इसमें जो रक्षा मंत्री है उन्होंने दुख जताया है। और इसमें रूटीन इनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है कि देखने के लिए कि किस प्रकार का रेडीनेस है, कि अगर कोई युद्ध की स्थिति होती है तो उस कंडीशन में ये कैसे काम करेंगे। तो इनमें जो है दो पायलट्स की मृत्यु हो गई है। फिर वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 7वें दिन जो है वो पहुंच गया, और लगातार जो टेंशन्स हैं वो बढ़ रहे हैं जो मिलिट्री। और यूएस जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है इन्होंने कहा है कि अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम ईरान के साथ किस तरह की डील करेंगे। इन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर करने की बात कही है। और इसके अलावा जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं अभी फिलहाल मसूद पेजेश्कियन, इन्होंने कहा है कि बहुत सी कंट्रीज जो है वो अटेम्प्ट कर रही हैं मीडिएशन के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। और ईरान ने कहा है कि हम अपनी सोवरेनिटी की रक्षा करेंगे, हम भी जो है वो पूरा वो करेंगे। इजराइल ने काफी सारे स्ट्राइक्स किए ईरान का कैपिटल पे, लेबनान पे इन्होंने टारगेट किया। यूएस ने भी जो है वो ईरानियन जो ड्रोन था कैरियर उसको जो है वो किया। और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफी बढ़ गया है। ईरान ईरान का जो नेशनल टेलीविजन स्टेट टेलीविजन है उसने कहा है कि ये नया मिसाइल अटैक लॉन्च करेंगे। ये इस्लामिक रिपब्लिक लॉन्च करेगा लार्जर खोरामशार 4 मिसाइल्स। इसके अलावा ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी जो गार्ड कॉर्प है, अ, ये 21st वेव और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस इसको लॉन्च जो है वो कर दिया इन्होंने। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है वो ईरान की जो फोर्सेस है उनकी तरफ से लॉन्च किया गया है। ये जो ऑपरेशंस वगैरह के नाम होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा कतर डिफेंस फोर्सेस इन्होंने कहा कि हमने एक ड्रोन अटैक करा गया था ईरान के द्वारा, उसको इंटरसेप्ट किया। और ये अल उदेद एयरबेस है दोहा में, उसको टारगेट किया गया था। इसके तहत ये जो बेस है ये लार्जेस्ट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है यूएस का वेस्ट एशिया में। काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए। तो ये भी जो जैसे नाम दे दिया कि अगर एयर बेसेस, क्योंकि अब युद्ध तो नहीं पूछेगा कि कितने दिन मतलब कहाँ से कहाँ चला, लेकिन जैसे एयर बेस के नाम, ऑपरेशंस के नाम, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। अभी तक बताया जा रहा है कि दोहा दोहा मैम कतर की कैपिटल है ना? हाँ, दोहा कतर का कैपिटल है। और अल उदेद एयरबेस ये यूएस का लार्जेस्ट एयरबेस है वेस्ट एशिया में। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो जो इजराइल है वो जो है वो यूएस के जो आर्मी बेसिस है वहां पे अटैक कर रहा है, मतलब रिटेलिएशन में। बाकी और भी जो कंट्रीज हैं, मतलब क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं कतर हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई, ये यूएस को सपोर्ट करते हैं। तो वहां पे इनके मतलब बेसिस है तो उनको ये टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तब उससे मिसाइल का नाम आ गया, जैसे है ना कोरम शार 4 मिसाइल किस कंट्री की है ये करके पूछ दिया तो ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। और ऑपरेशन के नाम पूछ दिया, है ना, एयरबेस के नाम पूछ दिया, या आईआरजीसी का नाम पूछ दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये प्रीलिम्स के पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर अभी इंडिया पे एलिगेशंस लग रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान का जो एक वेसल था जिसको कि सिंक किया, उसमें आईएस दीना, उसमें इंडिया ने रोल प्ले किया। तो इंडिया ने इसको डिनाई किया है इन चार्जेस को, कहा है कि नहीं हमने किसी प्रकार का कोई असिस्टेंस नहीं दिया, ये बेसलेस चार्जेस है। और ये जो शिप था इसको जो है वो श्रीलंका कोस्ट के पास इंटरनेशनल वाटर्स में यूएस नेवी के द्वारा जो है वो इसको डुबो दिया गया। इसमें जितने भी सेलर्स थे उनकी मृत्यु हो गई है। और इन्होंने तो मतलब एक इंडिया ने क्लैरिफाई किया है, और एक्चुअली इंडिया और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसके तहत ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसे अगर कोई शिप है उसको रिफ्यूल करना, सप्लाई प्रोवाइड करना, रिपेयर करवाने में हेल्प करना। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ये जो एग्रीड एक्टिविटीज हैं ये सिर्फ जो है वो
ऑटोमेटिकली जो है वो नहीं होती है, दोनों साइड एक दूसरे को सपोर्ट करती है और लॉजिस्टिक्स वगैरह के लिए है। ऐसा कोई मिलिट्री उसके लिए जो है वो इंडिया की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ये इन्होंने इसको क्लैरिफाई किया। इसके अलावा दोनों कंट्रीज का एक कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट या कॉम कासा ये हुआ था 2018 में। इसके तहत ये ट्रांसफर करेगा एडवांस इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जिससे रियल टाइम पता चल सके कि क्या पोजीशन है, क्या चीजें हैं। तो मतलब बहुत से इसमें चार्जेस लग रहे थे, तो इंडिया ने इसको डिनाई किया है। तो ये जो दोनों एग्रीमेंट्स हैं, ये दे के भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि किन किन कंट्रीज के बीच में है, जैसे इंडिया यूएस के बीच में, तो ये क्या है, ये पता होना चाहिए। फिर जो हमारे यूनियन साइंस अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने कवराती आइलैंड है यहाँ पे लक्षद्वीप में, तो यहाँ पे एक प्लांट एस्टेब्लिश होगा, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन डिसैलिनेशन प्लांट। ये अपने तरह की पहली की फैसिलिटी होगी, और इसमें जो सी वाटर है उसको कन्वर्ट किया जाएगा ड्रिंकिंग वाटर में, और उससे इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कराया जाएगा। ठीक है। और ये इंडिया का एक इनॉग्रल था ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर डिसैलिनेशन प्लांट, जो कि कवराती आइलैंड में पहले इसके है, तो उसी के बेसिस पे ये भी पूरा बनेगा। और इसका उद्देश्य है कि 1 लाख लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर डेली को जो है वो प्रोवाइड करना, साथ ही साथ 60 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि जो लक्षद्वीप है वो चूंकि एक आइलैंड है, तो वहां पे ड्रिंकिंग वाटर की काफी प्रॉब्लम है। जो अगर हम काले लैंड भी जो है वो काफी जो है वो चूंकि समुद्र से ही पूरा घिरा हुआ है, तो खारा ही पानी होता है, पीने लायक नहीं होता है। तो वहां पे ये सारे प्लांट्स लगाना काफी इम्पोर्टेंट है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑफर करती है क्लीन और ऑल्टरनेटिव। ये ओशन का जो नेचुरल थर्मल ग्रेडियंट है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, फ्रेश वाटर जनरेट करती है। ठीक है। तो जो हमारे मिनिस्टर हैं, ये इन्होंने इसके अलावा वहां पे एक लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट यहाँ पे इन्होंने विजिट किया। और ये जो लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट है, ये इसको इम्प्लीमेंट करने का काम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी करता है। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और ये ऑपरेशनल है 8 आइलैंड्स में, जैसे कि लक्षद्वीप में, जैसे कि कवराती है, मिनिकॉय है, अगाती, अमिनी, कालपेनी, कदामात, चेतलत और किल्ता। तो जैसे आइलैंड के नाम है, तो ये भी पूछते हैं, जैसे ज्योग्राफी में कभी कभी से पूछ सकते हैं ये, कि ये अगर आइलैंड का नाम देखे कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा ये दोनों लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन, ये जो प्लांट्स हैं जो बन रहे हैं, मतलब जो ये एलटीटीडी है, इससे वाटर मिलता है, और जो नए प्लांट एस्टेब्लिश किए जाएंगे उनसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी, मतलब जो ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये दोनों काफी बेनिफिशियल हैं जो वाटर सप्लाई को लेके। और एलटीडी का जो ये प्लांट पहला प्लांट था, ये इसकी कमिश्निंग हुई थी कवराती में 2005 में। ठीक है। और 8 जगहों पे ये अभी इस तरह से इसका जो है वो उसको लोकेट किया जा चुका है। तो ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसका उद्देश्य है कि और टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना आइलैंड वगैरह में, और जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसको बेहतर करना, एनर्जी सिक्योरिटी को और बेहतर करना। ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इससे जो है वो हो सकता है। और अगर हम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की बात करें, तो इसको सबसे पहले प्रपोज किया था, जैसे कि इसमें बताया है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें पता चल जाता है कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। तो इसको फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जैकस आर्सेन डी ऑर्सनवॉल, इन्होंने प्रपोज किया था 1881 में। और इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये इन्वॉल्व करता है टेम्परेचर डिफरेंस को, जो कि वार्म सरफेस सी वाटर और कोल्ड डीप सी वाटर के बीच का रहता है। और इससे हीट इंजन मतलब एक हीट निकलती है, जो कि इंजन को वो करता है, ड्राइव करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो प्रोड्यूस होती है।
टू मेन टाइप के ओटीईसी सिस्टम्स होते हैं। एक होता है क्लोज्ड साइकिल, एक होता है ओपन साइकिल। क्लोज साइकिल यूज करता है वर्किंग फ्लूइड विद लो बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जो है वो जैसे अमोनिया, इससे जो है वो टरबाइन जो इंजन होता है उसको ड्राइव किया जाता है। और जो ओपन साइकिल होता है, ओपन साइकिल सिस्टम, ये सी वाटर को ही यूज करता है एज अ वर्किंग फ्लूइड। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। डिसैलिनेशन मतलब कि जो समुद्र का जो पूरा मिनरल्स होते हैं, बहुत ज्यादा खारा पानी होता है, वो पीने या किसी भी यूज के लिए नहीं होता है, तो उसको ड्रिंकिंग इरिगेशन के लिए जो है वो बनाना, यही इसी से जो है ये काम होता है। ठीक है। जो आइलैंड कंट्रीज है वहां पे एडवांस ये सब टेक्नोलॉजी का यूज होता है, क्योंकि भाई पानी इनको कहाँ से मिलेगा, और पानी के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। तो ये है। फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने एरोडो ड्रोम लाइसेंस प्रोवाइड किया है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को फॉर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर। ये गौतम बुद्ध नगर बन रहा है नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। और ये एक काफी बड़ा, ये भी जो एयरपोर्ट है काफी बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, और माना जा रहा है इसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 12 मिलियन जो है वो रहेगी। और सारे इसके 4 फेजेस में ये बन रहा है। जब सारे पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हर साल 70 मिलियन पैसेंजर्स जो है वो, मतलब ये यहाँ से जो है वो आ जा सकेंगे। तो ये काफी एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, जिसके तहत जो एविएशन सेक्टर है उसको बेहतर किया जा रहा है। जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है उसकी एनसीआर रीजन से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट ये बन रहा है, जिससे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है। तो ये है नोएडा इंटरनेशनल पोर्ट या जेवर एयरपोर्ट। इसका लोकेशन भी पूछ सकता है, यूपी के एग्जाम में ये आ सकता है। फिर कल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने 57th रेजिंग डे सेलिब्रेशन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का इसके सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया कटक उड़ीसा में। और इन्होंने घोषणा की कि भारत इस महीने तक नक्सलिज्म फ्री हो जाएगा, इस महीने के अंत तक। और इन्होंने कहा जो भी जो मायोइस्ट वो था, पूरा रेड कॉरिडोर था, उसको हम जो है वो खत्म कर देंगे, तिरुपति टू पशुपतिनाथ तक। और तो ये इसके अलावा उन्होंने काफी सारे जो सीएसआईएफ के जो ऑफिसर्स हैं उनको अवार्ड वगैरह प्रोवाइड किए। इसके अलावा उड़ीसा में इन्होंने एक अलग इवेंट में नया, ये कल मैंने बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट बना है इफ्को के द्वारा, उसको इनॉग्रेट किया। और इसका 750 करोड़ का पूरा कॉस्ट आएगा। ठीक है। और इफ्को की बात करें तो इसको 5 करोड़ फार्मर्स के द्वारा ओन किया जाता है। ये काफी बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है इंडिया का। और कोऑपरेटिव मूवमेंट ने एक ये काफी सक्सेसफुल रहा है। इफ्को, अमूल, इन्होंने काफी बेहतर तरीके से काम किया है। ये जो नया सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट लगा है, इससे जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। इसकी कैपेसिटी है 2000 टन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर डे। ठीक है। तो इससे जो है वो बूस्ट मिलेगा इंडस्ट्रियल आउटपुट को। और जो हमारा इम्पोर्ट है सल्फ्यूरिक एसिड का वो कम होगा। ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा, वो भी जो है वो हमारा सेव होगा इससे, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आरबीआई ने एक प्रपोज किया है जीरो लाइबिलिटी फॉर डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड। और इसमें जैसे कोई अगर ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक की अगर लाइबिलिटी गलती रहती है, तो कस्टमर को उस कोई भी लाइबिलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। इन्होंने जो रिव्यू ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ लिमिटिंग कस्टमर लाइबिलिटी एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये जो है वो ड्राफ्ट जो है वो को रिलीज किया है। और अगर कोई जैसे कोई ऐसा फ्रॉड वगैरह होता है, तो उनको कोई भी जो है वो लाइबिलिटी नहीं लगेगी। और इसमें बताया गया है कि जो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन होते हैं आपको 5,000, उसमें जो विक्टिम है जेन्युइन, उसको 85% मिलेगा जो भी नेट लॉस रहेगा, या 25,000 जो भी जो है वो कम रहे एक बार कंपनसेशन के तौर पर। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और बैंक के नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है, या जैसे कि वो एसएमएस अलर्ट नहीं भेजता है, कोई सिस्टम की मेल फंक्शनिंग है,
तो इसकी वजह से अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें कस्टमर की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, बैंक को पूरा जो पैसा है वो कस्टमर को वापस करना होगा। फिर वेस्ट एशिया का जो ये कॉन्फ्लिक्ट पूरा चल रहा है, इसका जैसे ऑयल पे तो काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उन पे भी काफी असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमिक, उनका कहना है कि ऑयल सेक्टर के अलावा स्टील, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट है, पावर ट्रांसमिशन है, ये जो है वो काफी हद तक रिलाय करते हैं, जो रॉ मटेरियल है ये वेस्ट एशिया से सारा आता है, तो इनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और हम जो है वो लाइमस्टोन, सल्फर, जिप्सम, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, कॉपर वायर्स, इन सबको जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि 2025 में करीब भारत का जो इंपोर्ट होता है इसका हाफ जो है वो इसी रीजन से मिला है। तो अब क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, 1 हफ्ते हो गए हैं, तो इसका असर जो है वो काफी सारे सेक्टर्स पर देखने को मिल सकता है। और वेस्ट एशिया रीजन की बात करें तो इसमें 6 तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कंट्रीज आती हैं, जैसे कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। इसके अलावा ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, सीरिया, यमन, ये सब भी आती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सप्लायर हैं, ठीक है, एनर्जी इनपुट्स का। इसके अलावा ये भी आशंका जताई जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है ये शायद बंद हो सकता है, तो इससे ट्रेड रूट पे पूरा असर पड़ेगा। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है उसमें एक शॉक देखने को मिलेगा। ठीक है, और अभी की अगर हम बात करें तो इंडियन जो रिफाइनर्स हैं इन्होंने रशियन ऑयल से जो है वो परचेज जो है वो ज्यादा स्टार्ट अपना कर दिया है। तो अब देखना होगा कि क्या क्या और असर इसमें पड़ता है। तो कहा जाए कि फर्टिलाइजर, स्टील, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं उन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन पे पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें बताया गया कि 2025 में इंडिया ने $483 मिलियन का लाइमस्टोन जो है वो वेस्ट एशिया से इम्पोर्ट किया था। तो अगर ये नहीं रहेगा तो इसका असर पड़ेगा। जिप्सम भी इंडिया काफी इम्पोर्ट करती है। लाइम स्टोन काफी इम्पोर्टेंट होता है सीमेंट प्रोडक्शन के लिए, तो जब ये नहीं रहेगा तो सीमेंट प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा सल्फर जो है हम लेते हैं वेस्ट एशिया से काफी, पिछले साल अभी $420 मिलियन का सल्फर लिया। इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो कि फर्टिलाइजर्स का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो मतलब ये एक्सपर्ट्स की चिंता जताई जा रही है कि इन सारी इंडस्ट्रीज पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा डायमंड जो प्रोसेसिंग है उससे भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जो 40% रफ डायमंड्स हैं वो वेस्ट एशिया से जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो काफी मतलब ये देखना होगा कि क्या चीजें हैं। फिर इंडिया का जो फॉरेस्ट रिजर्व है ये बढ़ा है। और अभी 27 फरवरी का जो लास्ट वीक था इसमें आरबीआई ने जानकारी दी कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ के $728.494 बिलियन पहुंच गया है। और ठीक है, मतलब ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बस जाने रहो कि हाँ घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्योंकि जो मेन जो डाटा होता है वो यही जो इकोनॉमिक सर्वे या उसका रहता है वही पूछा जाता है। मंथली डेटा रिलायंस वगैरह में कम ही पूछा जाता है, ईयरली या क्वार्टरली डेटा ही ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर जो अभी जीडीपी का जो एस्टिमेट का रिवीजन किया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे क्या क्या चीजें हैं, इस पे एक आर्टिकल निकला था। और इसमें बताया गया है कि एक हमारा जो टारगेट है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, तो इसके बाद से हम उससे थोड़ा सा लैग करेंगे, पहुंचने में हमको और टाइम लगेगा। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का मतलब है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में, ये जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ये की इंडिकेटर होता है कि इकोनॉमी का साइज क्या है, कितना जो कंट्री है वो प्रॉस्पेरस है। अभी जो नया बेस ईयर है ये 22-23 इसको रखा गया है जीडीपी कैलकुलेशंस के लिए। अपडेट किया है मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जो डेटा है उनको। और जो अभी का जो जीडीपी एस्टिमेट चल रहा था, ये जो नया है उससे जो है वो काफी बड़ा था। अब जैसे इसमें इसमें बताया गया है कि जो अभी हमारा ये स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय है, अब जो इंडिया का जीडीपी एस्टिमेट करेगा इसमें जो है वो फॉर 22-23
टू बी ₹261 लाख करोड़, और प्रीवियस एस्टिमेट जो था वो 269 लाख करोड़ का था, तो उससे इसमें कमी आई है। फर्दर जो करंट फाइनेंशियल ईयर के जो जीडीपी एस्टिमेट किया जाएगा है ₹345 लाख करोड़, तो ये भी कम किया गया है। पहले जो है वो 357 लाख करोड़ पे जो है वो एस्टिमेशन किया जाता था, तो उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये माना जा रहा है कि जो नया एस्टिमेट है ये मतलब इसकी वजह से जो इकॉनमी है पूरी उसमें क्रॉस करने में जो हमारा 5 ट्रिलियन का जो टारगेट है उसको और टाइम लगेगा, दूर होता जाएगा ये जो टारगेट है। फिर जो अभी का जो जीडीपी एस्टिमेट है, इसमें बताया गया कि जो एनुअल एवरेज इनकम रही इंडियंस की फॉर 25-26 वो और कम रहेंगी, और ये करीब 2,43,180 रहेगी, जो बाकी और जो कंट्रीज है इनके तुलना में काफी कम है। अगर मंथली जगह देखा जाए तो जो पर कैपिटा इनकम है वो 20,000 के ही लगभग है। तो अभी जैसे हमने जो जीडीपी को काउंट करने के लिए जो है वो रुपी में ही कन्वर्ट मतलब करते हैं, लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाता है तो यूएस डॉलर के टर्म में ही जो है वो सारा वो डिफाइन होता है। मतलब ओवरऑल कहने का ये मतलब हुआ कि जो जीडीपी के जो नए बेस ईयर को बनाया गया है उससे जो चीजें हैं, जो हमारा टारगेट है वो और दूर हो जाएगा थोड़ा सा, उसको अचीव करने में हमें और टाइम लग सकता है। ये नए रिवीजन की वजह से होगा, लेकिन रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम होते हैं ताकि एक बेहतर डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। मेथड को भी चेंज जो है वो किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलता है, काफी सारी चीजें बदलती हैं, तो उसको देखते हुए चेंजेस करना जरूरी होता है। अब जैसे अभी अगर आज से 10 साल पहले देखो तो गिग इकोनॉमी जीरो थी ही नहीं, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो काफी बढ़ गई है, तो काफी सारी चीजों को इंक्लूड करना पड़ता है, ये जरूरी होता है। फिर अभी जो बात वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हो रही है उसकी वजह से जो क्रूड डीजल पेट्रोल एलपीजी इनमें जो है वो दिक्कतें आ सकती हैं, और गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इंडिया जो है कंफर्टेबल है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल ये सब स्टॉक्स हैं। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ECA 1955 इसको इन्वोक कर दिया है, और इसके तहत जो डोमेस्टिक ऑयल रिफाइनरीज हैं ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएंगी, इसको ज्यादा करेंगी। ठीक है, ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुका, वॉर लंबा खींचा तो प्रॉब्लम ना हो। इस ऑर्डर में मैंडेटरी किया गया है जितनी भी ऑयल रिफाइंड कंपनीज हैं इंडिया में कि मैक्सिमाइज करें जो यूटिलाइजेशन है ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन स्ट्रीम्स फॉर एलपीजी प्रोडक्शन, और सप्लाई को जो है वो बढ़ाया जाए, जो हमारी प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको। एलपीजी की बात करें तो ये जो है वो मिक्सचर होता है प्रोपेन और ब्यूटेन गैसेस का, और ये नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन में और जो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में जो है वो निकलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये ज्यादा से ज्यादा चीजें रहें, अवेलेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, तो अब चूंकि क्राइसिस है तो कहीं दिक्कत नहीं आ जाए। और गवर्नमेंट ने अपील भी किया है लोगों से कि आप वेस्ट मत करिए, एलपीजी वगैरह प्रॉपर तरीके से यूज करिए, ताकि लॉन्ग टर्म जो है वो कोई इश्यूज ना फेस करने पड़े। सस्टेनेबल रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट लिथियम एंड बैटरीज प्रोजेक्ट, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनका विजन है कि अ, जो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, और जो हमारा क्रिटिकल मिनरल्स है उसको का प्रोडक्शन जो है उसको और बेहतर किया जाए। ठीक है, तो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत, और इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड किया, एक कंपनी है मिनी माइंड्स क्लीन टेक सॉल्यूशंस उसको, और ये इनका एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये सस्टेनेबल रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट जो लिथियम आयन बैटरीज है उनका रिसाइकिल ये करेंगी। तो इससे जो लिथियम आयन बैटरीज हैं जो कि वेस्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तो इनको वापस से जो है वो रिसाइकिल करके और कमर्शलाइज किया जा सके, इस पे पूरा फोकस रहेगा। तो जो ये जो पूरा ये बन रहा है, इस पे जो काम हो रहा है, तो इससे जो बैटरी ग्रेड सॉल्ट है जैसे लिथियम कोबाल्ट निकेल मैग्नीशियम
ठीक है, जैसे जब आयन बैटरी का एंड लाइफ का एंड हो जाता है तो उससे ये जो चीजें हैं इनको हम वापस से ले सकें। और जब इसको हम वापस से प्राप्त कर लेंगे तो हमारे जो रिसाइकिल है वो बेहतर होगा और हम उसको फिर फर्दर यूटिलाइज कर सकेंगे नेक्स्ट जो है वो उन चीजों को बनाने में। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम होगी और हमारा जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसको भी ये सपोर्ट करेगा। और इसीलिए ये जो कंपनी है ये ये फर्स्ट आर फोर कैटेगरी रिसाइकलिंग प्रोवाइडर है जो कि एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा जो ऐसी जो बैटरी जो कि खराब हो जाती हैं उनको। और इसमें ये एक प्रोसेस का यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे हाइब्रिड हाइड्रो मेटलर्जी। ठीक है, ये इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि ये जो लिथियम आयन बैटरी की जो केमिस्ट्री है इसको बेहतर तरीके से वो प्रोसेस करके और ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वापस जो है वो प्राप्त कर सकें। तो ये हमारे जो नेशनल क्रिटिकल मिशन है उसका ये एम भी है कि अपना जो हमारा क्रिटिकल मिनरल्स है क्योंकि इनकी जो है वे काफी कमी है तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा इसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएं। ठीक है, तो हाइब्रिड हाइड्रोमेटलर्जी केमिस्ट्री एक केमिकल प्रोसेस है और इसको जो है वो वेस्ट बैटरी को यूटिलाइज करने के लिए डेवलप किया गया है। फिर ये स्वायत्त इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये अपना 7वां साल मना रहा है इस इनिशिएटिव का, इसको सेलिब्रेट कर रहा है। और इसके तहत जो है इसका जो 7 ईयर कंप्लीट हो गए हैं और इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप्स वुमेन एंड यूथ एडवांसमेंट थ्रू ई ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है जिसके तहत जो महिलाएं हैं उनको उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनको बढ़ावा देना, यूथ को जो है वो स्टार्टअप से जोड़ना। स्वायत्त की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 19 फरवरी 2019 को और इसके द्वारा जो स्टार्टअप्स वुमेन एंटरप्रेन्योर है यूथ है एमएससी इनको प्रमोट करने के लिए जो है वो बनाया गया था कि एक गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस रहेगा जहां से ये अपने जो प्रोडक्ट वगैरह है इनको ये इजिली जो है वो बेच सके। तो ये इसका एक की पिलर है और इसमें बताया गया कि काफी ग्रोथ हुआ है और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनका जो इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जो ऑर्डर वैल्यू है वो काफी बढ़ा है। अगर हम 2018-19 से कंपेयर करें तो 1200 1265.62 करोड़ से बढ़ के 83,323 करोड़ के लगभग जो है वो पहुंच गया। ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है वो एक वो है जिसके तहत जो है वो बिजनेस को और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, फिर इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पे ये काफी अच्छा आर्टिकल निकाला था कि क्या क्या चीजें हुई हैं कैसे कैसे जो है ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ग्लोबल आउटरीच कैसा हुआ है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसका यही है कि जो हमारे पूरे 1.4 बिलियन पीपुल हैं उनको नेटवर्क से जोड़ना, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना, गवर्नेंस को पूरा रिफॉर्म करना ताकि लोगों के लाइफ पे इफेक्ट बेहतर इम्पैक्ट जो है वो पड़े। और ये जो डीपीआई है इसका जो फाउंडेशनल जो मेन वो है वो तीन चीजें हैं, एक तो है जनधन बैंक अकाउंट, दूसरा है आधार और तीसरा है मोबाइल कनेक्टिविटी। तो आधार की अगर हम बात करें तो इसके तहत जो इतने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको आधार प्रोवाइड किया गया है। और अगर हम डेटा की बात करें तो मार्च 2026 तक 144 करोड़ लोगों के पास बायोमेट्रिक आधार कार्ड आधार नंबर है। तो इससे क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है वो लोगों को पहुंचता है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना इसके तहत जो है वो जन धन बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं लोगों के बैंक अकाउंट ताकि पैसा जो है वो डायरेक्टली उनके खातों में जाए, डायरेक्ट बेनिफिट मिले लोगों को, जो बीच में किसी प्रकार का जो है वो लीकेज ना हो जो पहले हुआ करता था। ठीक है, कि गवर्नमेंट की जो स्कीम से उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। फिर मोबाइल पेनिट्रेशन को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, कनेक्टिविटी को बढ़ाना। अब देखना, अब अगर हम देखें तो आज हर व्यक्ति यूपीआई वगैरह यूज कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो लेन देन की प्रक्रिया है वो इजी हो गई है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है। तो ये सारी चीजें हैं। मोबाइल पेनिट्रेशन के बारे में बताया गया कि 85.5% जो जो हाउस होल्ड हैं उनके पास स्मार्टफोन है, 5G कवरिंग है।
85% पॉपुलेशन के पास। तो मतलब कनेक्टिविटी ही बैकबोन है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो इनसे चीजों का कोई लाभ नहीं रहेगा। मतलब ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से सबको जो है वो जोड़ा गया है। फिर यूपीआई है, यूपीआई के बारे में बताया गया कि जो ये 49% जो है वो लगभग है ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये डेटा इन्होंने बताया गया। तो यूपीआई से ज्यादातर जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो हो रहे हैं। फिर इसके अलावा उमंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया है इसमें कि इसके जो है वो काफी सारे यूजर्स हैं। हेल्थ के में कोविन के बारे में बताया गया कि कैसे वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म बना और इसमें लोगों को जोड़ा गया कि मतलब पता चल सके कि कितने लोगों को वैक्सीन मिला, कितने को जो है वो नहीं मिला। फिर इसके अलावा ई संजीवनी टेलीमेडिसिन है, इसके तहत जो है वो पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड किया जाता है। आरोग्य सेतु है, ये मतलब ये सारी चीजें जो है वो हर चीज को हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में चीजों को डिजिटलाइज कर दिया गया है। और इनका जो बेसिक है वो जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, ये सारी चीजें हैं। फिर महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए पोषण ट्रैकर है, जिसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स को जोड़ा गया है कि जो लाभ है महिलाओं को मिल रहा है, बच्चों को लाभ मिल रहा है। जो गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत एक हेल्दी फूड उनको प्रोवाइड किया जाता है, तो वो उससे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। शिक्षा की बात किया जाए तो दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत जो है वो इस पे जो है वो काम चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी ये इनिशिएटिव है ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़ा है। तो हम जो है वो जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उनके जो सिस्टम है उसको डिजिटल बनाने में। अब अगर हम बात करें तो इंडिया ने 24 कंट्रीज के साथ एमओयू साइन किया है इंडिया स्टैक और डीपीआई कॉपरेशन को लेके। और 8 कंट्रीज हैं जिसमें यूपीआई चल रहा है, जैसे कि यूएई है, सिंगापुर है, फ्रांस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चीजों को डिजिटल करने में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन करने में काफी हेल्प करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, डीपीआई मतलब आ सकता है। फिर अभी एक नई ग्लोबल रिपोर्ट आई है, इसमें जो है वो माइग्रेटरी जो वाइल्ड लाइफ है उसकी हेल्थ के बारे में बताया गया है कि 49% जो माइग्रेटरी स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है इनको की प्रोटेक्टेड है, ये यूएन के कन्वेंशन के तहत उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है। और 24% जो स्पीशीज है ये एक्सटिंक्शन जो है वो फेस कर रही हैं। ठीक है। तो 2 ईयर्स पिछले 2 सालों में इसमें बताया गया है कि जो पॉपुलेशन में काफी गिरावट आई है जो ऐसी स्पीशीज है। और ये जो रिपोर्ट है ये है आपका वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज, इसको 2024 में जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका जो मेन वो ही है कि जो जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको एक तो लिस्ट करना और उनको उनकी जो पॉपुलेशन है उसको और बढ़ाना। मतलब लेकिन उल्टा हो रहा है, जो पॉपुलेशन है उसमें काफी कमी देखने को मिली है। और इसमें 26 स्पीशीज जो लिस्टेड हैं उनके बारे में बताया गया कि ये काफी हायर एक्सटिंक्शन जो है वो देख रही हैं। अब इसमें बताया गया है कि इंडिया के कोस्टल एरियाज में भी जैसे कि माइग्रेटरी शोर बर्ड्स हैं, इनमें के जो पॉपुलेशन उसमें गिरावट देखने को मिली है। और इसके अलावा जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है यहाँ पे जो शार्क्स हैं इनका काफी जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है, रेस काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है। और अदर स्पीशीज के भी बारे में इसमें बताया गया है कि ना सिर्फ बर्ड्स बल्कि और भी, और जैसे कुछ और स्पीशीज हैं जैसे कि एंटेलोप्स हैं, सील वगैरह हैं, इनमें जो है वो बढ़ोतरी हुआ है, एंटेलोप्स में, हॉर्न ऑरेंज में, इसमें। और जो बर्ड्स हैं और जो ये शार्क्स वगैरह हैं इनकी पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिला है। तो ये हेल्थ रिपोर्ट जो है वो उसको जारी किया गया है। फिर फिर एआई पावर जी स्पाइडर रोबोट, इसको डेवलप किया गया है तिरुवनंतपुरम के द्वारा का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो जी स्पाइडर याद रखो, जी स्पाइडर ऑटोमेटेड कैनाल क्लीनिंग रोबोट है। और इसको जेन रोबोटिक इनोवेशंस के द्वारा बनाया गया है। और ये जो है ये एक कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क कैनाल एनवायरमेंट्स में जो है वो काम करेगा, तो जो ह्यूमन को जाना पड़ता था उस वो ना होके रोबोट के थ्रू ये सारा काम होगा।
और ये केबल ड्रिवन पैरेलल रोबोटिक्स पे बना हुआ है, एआई इनेबल्ड है ये। तो इससे माना जा रहा है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनको जो रिस्क होते थे वो नहीं होंगे, और ये रोबोट जो है वो क्लीनिंग वगैरह का, कैनाल वगैरह की क्लीनिंग का काम करेगा, ताकि जो अर्बन पूरा जो वाटर वेज है वो एक अनइंटरप्टेड जो है वो सही से जो है वो चलता रहे। जैसे प्लास्टिक वगैरह ये सब फंस जाता है, सीवेज सिस्टम ब्लॉक कर देता है, इसकी वजह से रोड वगैरह पे पानी भरता है, बारिश में काफी प्रॉब्लम होती है, लोगों के घरों में पानी हो जाता है। और मैनुअल स्कैवेंजिंग जो होती है वो काफी हार्मफुल होती है, हैजार्ड है एक तरह का। उसके लिए प्रोहिबिशन भी है, लॉ भी है, बट उसके बाद भी जो है वो काफी सारे जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अब अगर रोबोटिक्स इसमें आएगा, रोबोट्स इस पे काम करेंगे, तो ये बेहतर जो है वो होगा। तो तिरुवनंतपुरम की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो जी स्पाइडर रोबोट लेके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपने यहाँ। फिर यूएस का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक ऑर्डर निकाला, इशू किया, उसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने अलाउ किया है इंडिया को टू इम्पोर्ट रशियन ऑयल फॉर 30 डेज। और इनके सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टॉक बेसेंट, इन्होंने जो है वो एक्स पे ये जानकारी दिया। और उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल जो है वो ले सकती है। और तो इसको लेके भी काफी विवाद है, जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट को, मतलब वो कह रही है कि ये कैसे यूएस जो है वो इस तरह की वो कह सकता है कि ये अलाउ कर रहा है इंडिया को रशिया से ऑयल बाय करने को। ये हमारी जो सोवरेंटी है इस पे वो खतरा है। और अगर इस तरह की चीजें बार बार आ रही हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उस पे जो है वो बोलना होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री को इस पे जवाब देना होगा। मतलब हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम किसी से भी चाहे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यूएस का काफी प्रेशर रहा है, जो डील हुई है उसमें बहुत सारी चीजें भी क्लियर भी नहीं हुई, लेकिन यूएस की तरफ से ये बार बार कहा गया है कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल लेना बंद करेगा। रशिया यूएस के बीच में जो टाइज है, इंडिया के बीच में टाइज काफी सही समय है, और पिछले साल हमने काफी जो है वो मात्रा में जो ऑयल वगैरह है उसको रशिया से परचेज भी किया। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। फिर इंडिया का जो फ्री ट्रेड अचीवमेंट क्या क्या रहा 2025-26 में, उसके बारे में एक आर्टिकल निकला था, इसमें चीजों को बताया गया कि कैसे हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है विद डिफरेंट कंट्रीज। अभी 9 FTAs हो गए हैं, जिसमें कि 38 कंट्रीज आ रही हैं। सबसे पहले इंडिया मॉरिशस का 2021 में हुआ। फिर इंडिया यूएई का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ मई 2022 में। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ दिसंबर 2022 में। फिर मार्च 24 में इंडिया ने जो है वो EFTA TEPA इसको साइन किया। फिर यूके के साथ हमने जुलाई 2025 में FTA साइन किया। ओमान के साथ हमने दिसंबर में CEPA इसको साइन किया। इंडिया न्यूजीलैंड के साथ जो है वो FTA इसको अनाउंस किया गया 22 दिसंबर को। 27 जनवरी को इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है वो हमारा 7 फरवरी को जो है वो एक इंटरिम एग्रीमेंट हुआ। तो इस तरह से इतनी कंट्रीज के साथ जो है वो FTA हुए हैं। तो चूंकि एक बार में दे दिया है, तो ये भी हमारे लिए एग्जाम में से पूछा जा सकता है। और ये जो FTA हुए हैं, इनसे जो है वो जो यंग इंडियंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। फिर लास्ट में इन खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये छत्तीसगढ़ में होंगे 26 मार्च से 6 अप्रैल 2026 के बीच ये होंगे। इनॉग्रल जो एडिशन है ट्राइबल गेम्स का, ये 3 शहरों में होगा छत्तीसगढ़ के, रायपुर में, जगदलपुर और सरगुजा में। ठीक है, इसमें जो 7 मेडल स्पोर्ट्स होंगे, जिसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, स्विमिंग और रेसलिंग जो है वो है। तो ये स्पोर्ट्स का न्यूज़ था। तो ये जो गेम्स होंगे, इनका पर्पस है कि यूथ जो है उनको ये ये मैम अपॉर्चुनिटीज पहली बने। बार हो रहा है ना? हाँ हाँ, खेलो इंडिया ट्राइबल ट्राइबल गेम्स। गेम्स, हाँ। ये जो है वो ट्राइबल एथलीट्स के लिए बेसिकली रहेगा। ठीक है, और चूंकि छत्तीसगढ़ जो है वो ट्राइबल कल्चर और हेरिटेज के लिए जाना जाता है, तो वहां पे ये होगा। ठीक है। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था, और आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।